दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी साहित्य में पुनः टीजीटी, पीजीटी और नेट 11 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत ही बेहतरीन सवालों को लेकर दोस्तों मैं आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। बहुत आनंद आएगा दोस्तों आज की क्लास को देख करके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सवालों की जो श्रृंखला इस समय चल रही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये श्रृंखला चल रही है और बहुत सारे बेहतरीन सवालों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पिछली क्लास अगर आपने देखा होगा तो आप जानते होंगे कि नितिन सर के पढ़ाने का पैटर्न कैसा है, तरीका कैसा है। देखिए एक दिन में 100, 200, 500 सवाल पढ़ लेना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कितने सवाल का उत्तर आप याद कर पाते हैं ये पॉइंट करता है। सवाल की प्रकृति कैसी है ये जरूरी है कि परीक्षा में पूछे जाने लायक है भी या नहीं है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं क्या गारंटी को परीक्षा में पूछा जाता है। बहुत सही बात है, लेकिन जब आप सवाल पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसका लेवल क्या है। और यदि आपने कभी पेपर दिया होगा या प्रीवियस ईयर पेपर के प्रश्नों को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हूबहू ऐसे ही सवाल दोस्तों पूछे जाते हैं, ठीक है। वरना फिर मैं यहाँ टीजीटी पीजीटी ऐसा लिख के क्यों पढ़ाता। मैं पिछले 5-6 साल से पढ़ा हूँ, लेकिन कभी भी मैंने इस तरह का नामकरण नहीं लिखा। कभी आपने मेरे कवर पेज पे ऐसा नहीं देखा होगा, ठीक है। कारण केवल ये है कि मैं वही काम करता हूं जो सही हो। मैं इस बार दोस्तों टीजीटी पीजीटी के प्रश्नों पर दोस्तों सवाल जवाब करने के लिए अब तैयार हूं। इस वजह से दोस्तों ये सीरीज मैंने लाके आपको दिया, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इस क्लास में क्या कुछ खास आपको मिलता है। एक स्पेशल बैच भी हमारे पास है जो बीपीएससी ट्री 4.0 परीक्षा के लिए है और एक कॉमन बैच है जिससे आप ये 4 एग्जाम कवर कर सकते हैं। पीआरटी बिहार में ही होता है, पीआरटी का पेपर, मिडिल का पेपर, टीजीटी या पीजीटी, ये 4 पेपर होते हैं दोस्तों। ये आपका एक ही बैच से कवर हो जाएगा। आप चाहें तो इस बैच को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सीधे आते हैं अपने सवालों पर और ध्यान देंगे आज हमारा 79 नंबर का लेक्चर है। पीछे का लेक्चर यदि आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, आनंद बहुत आएगा देख करके, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला सवाल दे रहा है कि भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम दोस्तों किसने कहा। बच्चा बच्चा ये बात जानता है, बच्चा ये बात जानता है कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है हिंदी साहित्य में। तो हम कहते हैं भक्ति काल को स्वर्ण काल। अरे भैया सूरदास, तुलसीदास, काली सब वही तो थे, तो बताइए उसको स्वर्ण काल क्यों न कहा जाए। भैया इतने ज्ञानी लोग उस काल में पैदा हुए हैं तो मानना पड़ेगा आपको। रामचरितमानस जैसे ग्रंथ लिखे गए, आप समझ लो, ठीक है। उनकी तुलना कहीं हो सकती है, इसीलिए स्वर्ण काल कहा गया। लेकिन यह नामकरण किया किसने कहा स्वर्ण काल। यह तो बहुत आसान सी बात है कि किस काल को स्वर्ण काल कहते हैं, तो हम कहते हैं भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। यह तो बहुत आसान सवाल हो गया ना। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। यह तो दोस्तों बहुत आसान सी बात है, लेकिन यह किसने कहा, सवाल मेरा यह है। तो याद रखेगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन, आपको नाम सुन के कुछ याद आ रहा है, ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम सुन के कुछ याद आ रहा है। हाँ सर याद आ रहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इन्होंने क्या किया था दोस्तों, व्यवस्थित काल क्रमानुसार, व्यवस्थित नहीं काल क्रमानुसार, ठीक है, काल क्रमानुसार सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास दोस्तों लिखा है, ठीक है, काल क्रमानुसार। और जो इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने काल क्रमानुसार दोस्तों लिखा है। ये इसलिए जाने जाते हैं। अच्छा, इनकी रचना का नाम क्या था, याद है आपको। इनकी रचना का नाम था द मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह दोस्तों इनकी रचना का नाम था। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। बार बार देखिए पढ़ने से चीजें याद होती हैं, ठीक है, तो ये तथ्य याद रखेंगे। अगला सवाल आता है कि हम भक्ति काल में भक्ति की बात करते हैं। ये जो भक्ति है इसकी शुरुआत भारत में कहां से हुआ। भक्ति की शुरुआत दोस्तों भारतवर्ष में, भक्ति की शुरुआत, ठीक है, ये बच्चे नहीं जानते होंगे तो याद रखेगा भारतवर्ष में भक्ति की शुरुआत हुई है दक्षिण भारत से। क्या बात कर रहे हैं सर, क्या उत्तर भारत में भक्ति नहीं थी? नहीं, उत्तर भारत में जो भक्ति आई है वो दक्षिण भारत से चल के आई है। क्या सच बताइए, क्या उत्तर भारतीयों से ज्यादा भक्ति जो है हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलती है। आप दक्षिण भारत में आज भी देख लो, वर्तमान कल्चर उठा के देख लो, वहां की संस्कृति उठा के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। पूजा पाठ, मंदिर, हर चीज में दोस्तों दक्षिण भारत उत्तर भारत से बहुत आगे है, बहुत आगे।
एक दो कदम की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत आगे है, ठीक है। तो इस तथ्य को याद रखेंगे। और हम नहीं, मैं यहां पे एक फैक्ट आपको बता देता हूं। आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम जानते होंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, इस बात को परीक्षा में पूछता है कि किसने दो है, कौन ऐसे आचार्य हैं जो मानते हैं कि हां भक्ति काल का जन्म या आरंभ दक्षिण भारत से हुआ था और वहां से चलकर भक्ति उत्तर भारत की तरफ आई है। कौन इसे मानता है? मान्यता किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया, तो मानना तो पड़ेगा ना। तो इस तथ्य को याद, सवाल ऐसे ही घूम फिर के बनते हैं। टीजीटी पीजीटी में जो सवाल होते हैं वो ऐसे ही घूम फिर के पूछे जाते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा एक एक बातें। आगे बढ़िए। करा रामानंद, रामानंद के शिष्य परंपरा में दोस्तों कौन कौन आते हैं? रामानंद के शिष्य परंपरा में दोस्तों इसमें बहुत सारे लोग आते हैं। कहने को तो कबीरदास जी को भी इन्हीं के अंतर्गत रखा जाता है। संत रैदास या रविदास का नाम सुना होगा, ठीक है, मोची वाले जो थे, ठीक है। तो कबीरदास हो गए, रैदास जी हो गए, नरहरिदास हो गए, नरहरिदास हो गए, नरहरिदास हो गए। ये लोग दोस्तों रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं, उनके शिष्यों के तहत आते हैं, ठीक है। और एक चीज है, और रामानंद के गुरु कौन थे? ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कहूं रामानंद के इनके गुरु, ठीक है, इनके गुरु दोस्तों कौन थे? तो गुरु थे रामानुजाचार्य, ठीक है, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में रामानंद आते थे और रामानंद के शिष्य परंपरा में लोग आते थे। समझ में आ रहा है? ये भक्ति काल के प्रसिद्ध संत हैं, ठीक है। आप पढ़ेंगे जब भक्ति काल तो उसमें दो धारा पढ़ेंगे। एक भक्ति काल में सगुण धारा पढ़ते हैं, एक निर्गुण धारा पढ़ते हैं, ठीक है। फिर जब आप निर्गुण में आते हैं तो फिर दो पढ़ते हैं, प्रेमाश्रयी पढ़ते हैं और इस तरह से बढ़ जाता है, ठीक है, तो वहां पढ़ते हैं। तो वो सब मैं बताऊंगा। उसी तरह से सगुण में आएंगे तो कृष्ण भक्ति और राम भक्ति दोनों अलग अलग मिलते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम सवाल बाद में करेंगे, अभी आप ऐसे पढ़ते चलिए, ठीक है। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। चलिए यहां हम पहले बात करेंगे दोस्तों हनुमान चालीसा की, ठीक है। हनुमान चालीसा की रचना, ठीक है। हनुमान चालीसा की रचना दोस्तों किसने किया है? लास्ट में पढ़ते हैं, तुलसीदास सदा हरिचेरा की जयनाथ हृदय महडेरा। तो उससे समझ में आपको नहीं आता है कि इसकी रचना किसने किया है? तुलसीदास जी ने किया है, ठीक है। लेकिन आरती की जय हनुमान लला की, इसके सर्वप्रथम रचयिता दोस्तों कौन माने जाते हैं? अब जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा वो बच्चा बताएगा तुलसीदास। ऐसा मुझे भी लगता था, लेकिन जब मैं अक्सर होता क्या है, जब मैं साहित्य के सवालों को बनाता हूं तो ऐसा नहीं कि मैं कहीं गूगल हूं और मुझे सब याद है। आपकी तरह हमको भी मेहनत करना पड़ता है। तो जब मैं सवालों को हल करता हूं, अच्छा बनाता कैसे सवाल, ये प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखता हूँ, टीजीटी पीजीटी से सब रख लेता हूँ और जो अच्छा लगता है उसका सवाल मैं पिक करते जाता हूँ और एक एक लाइन बोलते जाता हूँ। और मेरा छोटा भाई है, वो बहुत अच्छी टाइपिंग जानता है, तो बैठ के टाइप कर देता है, ठीक है। ये हमारा काम करने का तरीका होता है। अब जब मैं सवाल देखता हूं तो इमेजिन भी करता हूं कि सवाल का क्या जवाब होगा, तो इमेजिन करता हूं और अगले 5 सेकंड में हमारे सामने जवाब भी होता है कि अच्छा इसका यही जवाब होगा। तो जब मैंने सवाल को इमेजिन किया तो मेरे दिमाग में जो इमेज बना वो तुलसीदास जी का बना, जैसे आपके दिमाग में बना। लेकिन मेरा उत्तर गलत हो गया। तो हमने कहा कौन है, तो पता चला इसके रचयिता है रामानंद। माना था एग्जाम में, ठीक है, और ये परीक्षा में आया। बड़ा हम हैरान हुए, क्योंकि दोस्तों जब हम तुलसीदास जी का जब हनुमान जी की आरती पढ़ते हैं तो उसमें भी दोस्तों तुलसीदास जी का नाम मिलता है, लेकिन रामानंद दिखा। तो एक बार दोस्तों इसको आप जो है वेरीफाई कीजिएगा, ठीक है। मुझे जो जवाब मिला मैं तो हैरान हो गया, लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट सवाल लगा, ठीक है। इस वजह आयोग ने माना भी, इसलिए मुझे लगा कि नहीं ये बताना चाहिए। नानक दर्शन का सार तत्व है, ठीक है। नानक दर्शन ने दोस्तों सिख संप्रदाय की स्थापना किया, ठीक है। इन्हीं के द्वारा दोस्तों सिख संप्रदाय की स्थापना किया गया, उसके संस्थापक माने जाते हैं। और नानक दर्शन का सार तत्व दोस्तों किसे माना जाता है, तो इनका सार तत्व जो दोस्तों ये जपूजी एक ग्रंथ है दोस्तों, जपूजी, ठीक है। उस ग्रंथ में दोस्तों पूरा सार तत्व लिखा हुआ है, ठीक है। ये दोस्तों जपूजी ग्रंथ का नाम है, जिस ग्रंथ की रचना स्वयं गुरु नानक देव जी ने किया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अन्य ग्रंथ के बारे में भी परीक्षा में पूछा जाता है सवाल कि इनके अन्य ग्रंथ कौन से थे, ठीक है। तो अस्सादीवार याद रखेगा, ठीक है। अस्सादीवार याद रखेगा, हरडेवाड़ी याद रखेगा, ठीक है। हरडेवाड़ी, ठीक है, हरडेवाड़ी याद रखेंगे, ठीक है। हरडेवाड़ी इन्हीं की है ना? नहीं, हरडेवाड़ी इनकी नहीं है, मलुकदास में आएंगे हरडेवाड़ी। इनका अस्सादीवार है और जपूजी है और रहीरास है। क्या है? रहीरास, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बोलने में अटपटा लगेगा लेकिन नहीं है। और एक रचना और लिखिएगा सोहिला,
क्या लिखेंगे, सोहिला, सोहिला, ठीक है। ये सब दोस्तों याद रखेंगे। हरडेवाड़ी भी आता है, कहीं याद आ रहा है मुझे, ठीक है, बताता हूं, ठीक है। करा ज्ञानाश्रयी शाखा के संत दोस्तों कौन थे? एक ज्ञानाश्रयी शाखा है, एक प्रेमाश्रयी शाखा है, ठीक है। तो प्रेमाश्रयी में खास करके सूफी वाले आ जाएंगे। ये ज्ञानाश्रयी शाखा जो दोस्तों, इसमें रामानंद के ही शिष्य आते हैं, जैसे मलुकदास का नाम आता है, ठीक है, मलुकदास का नाम आता है, जैसे धर्मदास का। अच्छा, परीक्षा में जब आपको 4 ऑप्शन मिलेगा तो इनमें से कोई भी नाम मिल सकता है, ठीक है। इसी तरह से संत रैदास का नाम आता है, रैदास का नाम आता है, दादू दयाल का नाम आता है ना, दादू दयाल, अभी हम लोग सबके बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। दादू दयाल का आता है, कबीरदास जी आते हैं, गुरु नानक जी आते हैं, सब लोग, ठीक है, जो जो नाम याद आता जाए उस जमाने का, ठीक है। कबीरदास जी आते हैं, गुरु नानक आते हैं, ठीक है, गुरु नानक जी आते हैं। ये लोग दोस्तों किसमें आते हैं? ये ज्ञानाश्रयी शाखा के दोस्तों ये संत माने जाते हैं, याद। और इन सब ने दोस्तों निराकार ब्रह्म की कल्पना किया है, याद रखेंगे। किसी भगवान की मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, निराकार ब्रह्म, ठीक है। मानते थे कि कोई तीसरी शक्ति है, लेकिन ये नहीं मानते थे कि कौन है, ठीक है, उसका रूप क्या है। सिकंदर लोदी, सिकंदर, अच्छा एक सवाल बड़ा अच्छा हमसे पूछा जाता है कि बताइए ये क्या बोलते हैं, कबीरदास जी किसके समकालीन थे? बहुत पुराना सवाल है, ठीक है, और मैं बड़ा दिन से इसको रट के बैठा था, ठीक है। सवाल क्या था? कबीरदास किसके समकालीन थे, ठीक है, कबीरदास के समकालीन, ठीक है। कबीरदास के समकालीन कौन था? एक ही बात है, तो हम पढ़ते हैं सिकंदर लोदी। कौन है दोस्तों? सिकंदर लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम तो कह नहीं कर सकते, क्योंकि सिकंदर लोदी के बाद जो शासन थी वो इब्राहिम लोदी के हाथों में आ गया, और इब्राहिम लोदी जाकर के बाबर के साथ लड़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, ठीक है। तो वो याद रखेंगे। इस वजह से लोदी वंश, जो कि दिल्ली सल्तनत पर स्थापित आखिरी वंश था, पहला वंश गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोदी वंश, ठीक है। तो आया दोस्तों, तो लोदी वंश का आखिरी शासक इब्राहिम लोदी था, ये सेकंड नंबर का है। लोदी वंश की स्थापना किया था बहलोल लोदी ने। किसने किया था? बहलोल लोदी ने, याद रखेंगे। तो सिकंदर लोदी के ये समकालीन थे, याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, सवाल आता है कि बताइए सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबा दिया? सर ये वाली स्टोरी तो हमने कभी नहीं पढ़ा, कभी सुना भी नहीं है। तो साहित्य में सवाल आता है, एक व्यक्ति था शेख तकी, क्या नाम था दोस्तों? उसका नाम था शेख तकी, ठीक है, शेख तकी के कहने पर, ठीक है, उसी के कहने पर दोस्तों सिकंदर लोदी ने इन्हें गंगा में डुबो दिया था। और वैसे ये रहते भी थे कहां दोस्तों? नीरू नीमा नामक जुलाहे ने इनका पालन पोषण किया था, तो लहर तारा में तो उन्हीं के प्राप्त किया गया था, याद रखेंगे। इनको कहां उन लोगों ने प्राप्त किया था? याद रखेंगे, लहर तारा, लहर तारा। और लहर तारा कहां है दोस्तों? आज भी लहर तारा दोस्तों ये वाराणसी में है, ठीक है। यहीं पे तो नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने इनका पालन पोषण किया था, ठीक है। नीरू नीमा नामक जुलाहे ने, ठीक है, जुलाहे, ठीक है, जुलाहों द्वारा दोस्तों ये इनका क्या किया गया था? पालन पोषण किया गया था। एक तरह से यही लोग इनके माता पिता थे, एक तरह से यही लोग इनके क्या थे? एक तरह से माता पिता थे। ये आप याद रखेंगे। इनका जन्म कहां हुआ वो किसी को पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि गंगा के किनारे से इनको प्राप्त किया था इन लोगों ने। करा हरडेवाड़ी और अंगबधु, पीछे मैंने बताया ना, जब मैं कहीं डाउट में आता हूं लिखता नहीं, कलम मेरी काम ही नहीं करती। भले दिमाग कहता कि नहीं ये नानक जी की रचना, ना, एकदम तुरंत एक बार में उत्तर आता कि नहीं, कंफ्यूजन रहता तो स्टार भी बन जाता है। हरडेवाड़ी और अंगबधु, अब जाके मुझे आया कि किसकी वाड़ी का ये संकलन दोस्तों? ये दादू दयाल, मलुकदास नहीं, दादू दयाल, ठीक है। अंगबधु देख के याद आया, ठीक है, दादू दयाल, ठीक है। दादू दयाल की वाणी का संकलन दोस्तों इसमें किया गया, ठीक है। और एक सवाल और लिखेगा, दादू दयाल के शिष्य कौन कहे जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। दादू दयाल के शिष्य कौन थे दोस्तों? इनके शिष्य कौन कहे जाते हैं? याद रखेगा, रज्जाब खां, परीक्षा में आता है ये भी सवाल, ठीक है। रज्जाब खां दोस्तों क्या थे? दादू दयाल के शिष्य थे, ये आप याद रखेंगे। दादू दयाल गुरु थे भैया, ऐसे याद रखेगा, पता चला उल्टा ना कर दीजिए आप, ठीक है, तो इसको संभालिएगा। अगला है ज्ञान बोध एवं भक्ति विवेक, ध्यान से पढ़िए। एक रचना है दोस्तों ज्ञान बोध और एक रचना दोस्तों भक्ति विवेक। ये दोनों अलग अलग रचनाएं हैं। आपसे पूछा जा रहा है दोनों किसकी रचनाएं हैं? तो ये रचना दोस्तों मलुकदास की रचना है, ठीक है, मलुकदास की। और ये लोग दोस्तों इनका नाम है, अच्छा, मलुकदास की एक लाइन मिलती है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मालुका कह गए सबके दाता राम, ना,
ये लाइन दोस्तों प्रसिद्ध पंक्ति है, परीक्षा में बार बार आता है, याद रखेगा मलुकदास की पंक्ति है। और मलुकदास की रचना का नाम क्या है? ज्ञान बोध और भक्ति विवेक। क्या नाम है? ज्ञान बोध और भक्ति विवेक इनकी रचना का नाम है, यह भी ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल करा, प्रेम मार्गी कवि कहे जाते हैं। जो अभी पीछे आपने पढ़ा ना, पीछे आपने पढ़ा वो दोस्तों क्या पढ़ा था, तो आप ध्यान दीजिएगा, पीछे मैंने आपको ज्ञानाश्रयी पढ़ाया था। देखिए क्या पढ़ा था? ज्ञानाश्रयी। तो ज्ञानाश्रयी में आपने कबीरदास देखा, संत रैदास देखा, दादू दयाल देखा, मलुकदास देखा, इन लोगों के बारे में पढ़ा। लेकिन इन लोग सूफी वाले में नहीं आते हैं। जो प्रेमाश्रयी वाले हैं ना, ये सूफी में आ जाते हैं। किसमें आते हैं दोस्तों? जो प्रेमाश्रयी या फिर प्रेम मार्गी, चाहे इसको क्या लिख दे, प्रेमाश्रयी लिख दे या फिर दोस्तों प्रेम मार्गी लिख दे, एक ही बात आप समझिएगा, ठीक है। प्रेमाश्रयी या प्रेम मार्गी लिख दे, एक ही बात है। और इसमें कौन कौन आता है? तो जितने सूफी कवि थे वो लोग आते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आता है। वैसे प्रेमाश्रयी में भी आगे मैं आपको बता दूंगा, पहले लिखिएगा अभी मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, सर वही जायसी जिन्होंने पद्मावत लिखा है, पद्मावत, अखरावत, सकरावत, नखरावत, मटकावत, ठीक है, ये वाले वही वाले, ठीक है, बिल्कुल आपने सही पहचाना। तो इसमें मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आता है, खास करके मुस्लिम कवि हैं। मुल्ला दाऊद का नाम आता है, मुल्ला दाऊद का नाम आता है, ठीक है। मंझन का नाम आता है, मुल्ला दाऊद, और मंझन का नाम आता है, मंझन, ठीक है, मंझन, ठीक है, मंझन का नाम आता है। तो ये दोस्तों आप तथ्य याद रखेंगे, ये सब प्रेम मार्गी कवि कहे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। अब थोड़ा यहां सवाल टेक्निकल रूप ले रहा है, सुनिएगा ध्यान से। हिंदी का पहला सूफी कवि दोस्तों किसे कहा जाता है, ठीक है। क्या यहां इंपॉर्टेंट क्या दोस्तों, ये जो फर्स्ट लिख दिया ना यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सूफी कवि तो ढेर सारे हैं, लेकिन पहला सूफी कवि होने का दर्जा दोस्तों किसे दिया गया है? तो वो मलिक मोहम्मद जायसी को, वो मुल्ला दाऊद को दिया गया है। पहला सूफी कवि होने का दर्जा दोस्तों किसे दिया गया है? याद रखेंगे, मुल्ला दाऊद को दिया गया। किसे? मुल्ला दाऊद को पहला सूफी कवि माना जाता है। और मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी थी? इनकी रचना का नाम है चंदायन, ठीक है, ठीक है। बहुत ज्यादा इन्होंने किताब नहीं लिखा, लेकिन पॉपुलैरिटी दोस्तों मिल गया इनको, ठीक है। चंदायन जो इनकी कृति है, उसी से दोस्तों इनको पॉपुलैरिटी मिल गई, ये आप याद रखेंगे। कई बार दोस्तों इनका भाषा पूछा जाता है, तो इनकी भाषा थी वो ठेठ अवधी थी। परीक्षा में कई बार इनका भाषा पूछ लिया जाता है, तो क्या बताएंगे? ठेठ अवधि। क्या थी दोस्तों? ठेठ अवधि। और उसी तरह से ये जो मलिक मोहम्मद जायसी ने भी जितनी रचनाएं किया है, मोस्टली इनकी रचना दोस्तों अवधी भाषा में ही है। तो इस तथ्य को भी आप ध्यान में रखेंगे। और आगे चलिए, करा प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रथम कवि किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, यहां एक शब्द जोड़ा, प्रेमाख्यान परंपरा। इस परंपरा में हिंदी का पहला कवि किसे कहा जाता है? ये तो सूफी वाली बात होगी। अगर प्रेमाख्यान परंपरा की बात करें और आपसे हिंदी कवि का नाम पूछे, तब दोस्तों आप क्या बताएंगे? तब आप यहां कुतुबन बताइएगा। क्या बताएंगे? कुतुबन। और कुतुबन की रचना का नाम है मृगावती। कुतुबन ने किसकी रचना किया? कुतुबन ने रचना किया मृगावती, ठीक है, मृगावती की रचना किया। यह तथ्य याद रखेंगे, ठीक है। और किसने दोस्तों प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि माना? किसने? ठीक है, तो यहां याद रखेंगे, इनको प्रथम कवि माना रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने माना है। यह तथ्य भी याद रखेंगे, कई बार पूछ लेता है, ठीक है, सवाल। जैसे हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को कहा जाता, किसने कहा? तो गणपत चंद्र गुप्त बताना पड़ेगा, कब ऐसा बताना पड़ेगा। या सरहपा को माना है तो बताना पड़ेगा राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। तो ये सब चीजें छोटी छोटी बातें हैं, इसको आप जरूर ध्यान में रखिए। रिवीजन पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, जितना रिवाइज करेंगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। आगे देखिए, करा पद्मावत। बच्चा जानता है दोस्तों पद्मावत के रचनाकार का नाम क्या है दोस्तों? तो इसकी रचना किया है मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने किया है? मलिक मोहम्मद जायसी ने इसकी रचना की थी। और कब किया था? तो कहीं कहीं पे 1520 मिलता है और कहीं कहीं पे दोस्तों 1540 मिलता है। वैसे मैं 40 मानता हूं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा में किया था, यह पूछ देता सवाल, तो भाषा इसका बताएगा अवधी भाषा में किया था। किस भाषा में? अवधी भाषा में। लेकिन यहां अपने आप में बहुत खतरनाक सवाल है। करा पद्मावती जो ग्रंथ था उसका बांग्ला अनुवाद किसने किया? ले बवाल।
हम तो बढ़िया से पद्मावती याद कर रखे थे, एकदम एक एक फैक्ट याद कर रखे थे कि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह के राज पर हमला किया, उन्हीं की पत्नी थी जो है ये पद्मावती, ठीक है, उनकी सुंदरता निहारने गया था। हम तो पूरी कहानी वहां से बना के रखे थे, पूरा दिमाग में याद करके, और वहां सवाल ही नहीं बना। सवाल क्या बना? पद्मावत का बांग्ला अनुवाद। यही टीजीटी पीजीटी का खेल है। तो इसका बांग्ला अनुवाद दोस्तों किसने किया है? वो किया है आलो उजाला ने। नाम भी देखिए इनका महाराज का खतरनाक है, आलो उजाला। आप सोचेंगे कौन सा नाम है? आप नहीं, मैं भी यही सोच रहा था ये कैसा नाम है, ठीक है, लेकिन जो है सो है, ठीक है। बांग्ला अनुवाद है, आलो उजाला इनका नाम है, आलो उजाला। हाँ, याद रहेगा, याद रखेंगे, मुझे धीरे धीरे पता है आप सब याद रखेंगे। अगला सवाल है गोरा बादल की कथा, जिसके बारे में कुछ ऐसा बता दूंगा कि आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। ये एक्चुअली गोरा और बादल ना, ये पहले जब तक मैं इसके बारे में नहीं जानता था, काफी दिन से जान रहा हूं, इधर की बात नहीं बता रहा हूं, जब मैं पढ़ना शुरू किया तब मुझे लगता था बादल सफेद होता है ना, तो गोरा बादल की बात हो रही है। मतलब ये मेरी मूर्खता थी, ठीक है, ऐसा मैं मानता था। नहीं, बादल सफेद नहीं होता क्या? अब जो बच्चा नहीं समझेगा, कल मैंने आपको बताया था ना हठ योग, हठ योग का सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा कि वो दिया गोरखनाथ जी ने। और बच्चा क्या हठ योग तो माने सोचेगा ना कि कहीं हठ की बात हो रही होगी, जबकि ह का मतलब सूरज और ठ का मतलब चंद्रमा होता है। अब जो बच्चा नहीं साहित्य पढ़ा होगा, क्या वो अंतर्यामी तो है नहीं सब जान जाए? उसी तरह से गोरा बादल में ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वहीं मेवाड़ में ही दोस्तों ये दोनों लोग थे। वहां के दो प्रसिद्ध वीर सैनिक थे, ठीक है, ये वीर सैनिक थे राज्य के। ये दो सैनिक थे, एक सैनिक का नाम था गोरा और दूसरे सैनिक का नाम था बादल। ये उनकी कहानी है, और ये कहानी पूरी तरह से पद्मावती से मैच करती है, ठीक है। पद्मावत से मिलती जुलती कहानी है, ठीक है। पद्मावत से मिलता जुलता ग्रंथ, ऐसे लिखिए, मिलता जुलता ग्रंथ है, ठीक है। जिस आधार पर पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किया, उसी आधार पे यह भी लिखा गया। ये किसके द्वारा लिखा गया? ये जटमल के द्वारा लिखा गया। इसके रचनाकार कौन दोस्तों? इसके लेखक कौन है? गोरा बादल की कथा लिखा जटमल ने। किसने लिखा है? जटमल ने। और कई बार परीक्षा में एक और सवाल आता है कि खड़ी बोली गद्य की पहली रचना किसे माना जाता है? तो इसे ही माना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। खड़ी बोली गद्य, इधर यहां लिख दूं मैं सबसे अच्छा, ठीक है। खड़ी बोली गद्य की पहली रचना, ठीक है, पहली रचना के तौर पे दोस्तों इसे मान्यता दिया जाता है। कई बार आपको इसे मानते हैं। हाँ सर, आप तो बताए थे लल्लू लाल जी की प्रेम सागर को मानते हैं। अरे भैया आप समझिए, आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, बहुत कंट्रोवर्सी है, बहुत उठापटक है। या दो याद करने में कोई दिक्कत है? ये तो भाई आप क्या पीते हैं सर? चाय पीते हैं। क्यों? काफी नहीं पीते हैं सर? वो भी पीते हैं। ठंडा नहीं पीते, वो भी पीते हैं। बात को समझिए, पानी नहीं पीते, वो भी पीते हैं, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि सवाल पैटर्न क्या है उसका, और उसका उत्तर कैसे याद रखें, ठीक है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, लल्लू लाल जी की प्रेम सागर वो पहली गद्य रचना है, लेकिन यहां खड़ी बोली लगा हुआ है, इस बात को भी नजरअंदाज मत कीजिए, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों करा कि इंद्रावती किसकी रचना? बहुत ध्यान से पढ़िए, ठीक है, इंद्रावती, ठीक है। पीछे आपने दोस्तों मृगावती पढ़ा, पीछे आपने क्या पढ़ा? मृगावती। और मृगावती पढ़ा दोस्तों, ये कुतुबन की रचना थी, ठीक है। देखिए एक बार पीछे मैंने आपको दिखाया, ठीक है, देखिए कुतुबन की रचना का नाम क्या था? मृगावती था। और यहां जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, अब जो आपसे पूछ रहा है ये इंद्रावती पूछ रहा है, तो वती वती देख करके गड़बड़ न कर दीजिएगा। ये जो इंद्रावती है दोस्तों, ये रचना है नूर मोहम्मद की। भाई साहब रचना तो नूर मोहम्मद साहब कर दिए, लेकिन इसके एवज में नूर मोहम्मद साहब को इतना सुनना पड़ा। किससे? कौन सुना रहा था सर? इतना व्यंग सुनना पड़ा मुसलमानों के द्वारा कि एक मुसलमान होकर के हिंदी भाषा में रचना कर रहे हो। उस जमाने में ऐसा दौर चल रहा था, तो याद रखेगा हिंदी में, यहां पॉइंट नोट कर लीजिए, हिंदी में रचना करने के कारण इन्हें मुसलमानों द्वारा व्यंग सुनना पड़ा, ठीक है, व्यंग सुनना पड़ा, ठीक है। यह परीक्षा में पूछा जाता है कि वो कौन सा कवि था जिन्होंने अपनी रचना के बाद व्यंग भी सुना, तो याद रखेंगे। और इनकी एक और रचना बहुत गजब की है, अनुराग बांसुरी, ठीक है। इनकी एक और रचना है, याद रखेंगे, उसका नाम है अनुराग बांसुरी, ठीक है। अनुराग बांसुरी, यह भी किसकी रचना दोस्तों? तो यह भी दोस्तों नूर मोहम्मद साहब की रचना है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन अब हिंदी में रचना करने की वजह से सब सुनना पड़ रहा उन्हें, ठीक है, तो इस तथ्य को भी याद रखेंगे। परीक्षा जो मैं लिख रहा हूं स्क्रीन पे ना,
हर जगह सवाल बनता है, मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूं, कोई ना कोई कारण है उसके पीछे, ठीक है। हर जगह दोस्तों मैंने जो कुछ स्क्रीन पे लिखा ना, समझिए चित्रावली नहीं, हाँ ठीक है, चित्रावती, चित्रावती नहीं चित्रावली है, ठीक है। करा चित्रावली किसकी रचना है, फिर से सुनिए, नोट कीजिए। पीछे आपने पढ़ा मृगावती, पीछे आपने पढ़ा मृगावती, ठीक है। और मृगावती आपने पढ़ा कि यह कुतुबन की रचना है, किसकी रचना है, कुतुबन की रचना है, ठीक है, मृगावती कुतुबन की। फिर आपने पढ़ा इंद्रावती, क्या पढ़ा, इंद्रावती, इंद्रावती, इंद्रावती किसकी रचना दोस्तों, इंद्रावती जो है यह नूर मोहम्मद की रचना है, ठीक है। पीछे एक और हमने आपको बताया था पद्मावती, ठीक है, पद्मावती, यह किसकी रचना है, यह मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। एक और लिखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है, पदावली, क्या, पदावली, ठीक है, किसकी रचना है, यह विद्यापति की रचना है, पदावली। विद्यापति की 3 रचनाएं हैं, पदावली है, कीर्ति पताका है और कीर्ति लता है, तीनों, ठीक है। कीर्ति सिंह के दरबार में रहते थे तो याद रखेंगे। उसी तरह से चित्रावली, चित्रावली दोस्तों यह उस्मान की रचना है, किसकी रचना है, चित्रावली जो रचना है यह उस्मान की रचना का नाम है। इसके कवि का नाम क्या था दोस्तों, उस्मान, ठीक है, मुस्लिम कवि हैं, उनके द्वारा दोस्तों चित्रावती लिखा गया है, ये आप याद रखेंगे। और इस रचना में इन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी का अनुकरण किया है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। इस रचना में, इस रचना हेतु, ठीक है, इस रचना हेतु इन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी का अनुकरण किया है। यह भी सवाल परीक्षा में आता है, ठीक है, अनुकरण किया है कि किसका अनुकरण किया था, ठीक है। तो ये तथ्य भी दोस्तों याद रखेंगे, ये अच्छा सवाल है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में गे शैली में दोस्तों रचना किया था, यह भी ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आ गया मधुमालती का, हो ये तो हम लोग देखबे नहीं किए, ठीक है। मृगावती, इंद्रावती, पद्मावती और मधुमालती। मधुमालती दोस्तों किसकी रचना है, मंझन की रचना है। मधुमालती जो रचना है यह किसकी रचना है, यह मंझन की रचना है, यह आप याद रखेंगे। चलिए मंझन के बारे में दोस्तों 1-2 लाइन कुछ आपको पता है मंझन के बारे में, और कुछ खास हो तो, ठीक है। मंझन के बारे में तो खास नहीं है, एक और रचना मधुमालती जो मुझे याद आ रहा है, जरा उसको नोट कीजिएगा, ठीक है। एक और रचना है मधुमालती के नाम से, सेम टू सेम नाम है, वो रचना है दोस्तों उनका चतुर्भुज दास का, ठीक है। यह रचना किसका है, चतुर्भुज दास, ठीक है, चतुर्भुज दास। पता है चतुर्भुज दास का नाम आपने कहां पढ़ा था, जब आपने अष्टछाप के कवियों के बारे में पढ़ा था, तब आप वहां कुंभन दास, नंद दास, चतुर्भुज दास, परमानंद दास पढ़े, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, सूरदास, ये सब पढ़ते हैं ना, तो याद रखेगा यह अष्टछाप के कवि थे, ठीक है, यह अष्टछाप के कवि हैं। इनके द्वारा भी दोस्तों एक रचना लिखी गई है मधुमालती के नाम से। तो परीक्षा में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है एग्जामिनर के दिमाग में सवाल आ जाए कि आज बच्चों को रगड़ देना है, मधुमालती का सवाल दे और ऑप्शन से मंझन गायब कर दे, हाँ नहीं हो सकता। वो तो उनका तो काम ही है फंसाना ना, उनका तो काम है कुछ ऐसा पूछना जो बच्चे ना बता पाए। तो आप इसको देख करके थोड़ा सा अपने दिमाग में बातें रखिएगा कि इन चीजों को याद रखे ना पड़े, ठीक है, भूले ना किसी वजह से। आगे देखिए, करा गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, ठीक है। हुलसी किसकी माता का नाम था बताइए, हुलसी किसकी माता का नाम था, हुलसी माता थी तुलसीदास जी की, ठीक है, तुलसीदास जी की माता का नाम क्या था, हुलसी, ठीक है। तो करा गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। ये भी सवाल जब मेरे सामने आया ना, तो मैंने झट से तुलसीदास उत्तर कर दिया, झट से तुरंत। मैं कहा तुलसीदास की बात है, तुलसीदास, पता चला नहीं रहीमदास उत्तर है। पता क्या चला, ये रहीमदास उत्तर है। फिर मैं सोचा कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई कैसे, तो हमको लगा कि फिर क्या है ना, कभी कभी मन बहक जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस, और ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस एग्जाम में आपसे भी हो सकता है कि तुलसी देखा तो जिनको नहीं पता तुक्का कैसे मारेगा बताओ, कुछ उसी में ढूंढेगा तो लगा या तुलसी और इनके हुलसी के बारे में हो रहा तो तुलसी जी खाना तुलसीदास कर दिया, बाद में पता चला रहीमदास। ये देखना भूल गया क्या लिखा है, तुलसी सो सुत होए, जिसके पुत्र तुलसी हैं, ठीक है। तो तुलसी तभी पुत्र हैं, छोटे होंगे, इसलिए उनकी बात ना कीजिए, थोड़ा इसमें दिमाग लगाइएगा। रहीमदास की रचना है, और रहीमदास ने एक और रचना किया है रहीम सतसई, ठीक है, ये रहीमदास की पंक्ति है। रहीम सतसई दोस्तों किसकी रचना है, तो याद रखेगा यह भी रहीमदास की रचना का नाम है, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल, करा भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है। बहुत बढ़िया सवाल है, जातीय कवि हो
हम इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, सही बताएं नया सवाल मिला। अगर मैं साहित्य में रिसर्च ना करता टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए तो मुझे कभी भी ये सवाल नहीं मिलता। मैं इतने दिन से हिंदी ग्रामर पढ़ा रहा था, हिंदी ग्रामर की भारत की लगभग सभी किताब को मैं पढ़ डाला। ऐसा कोई राइटर नहीं जिनकी किताब का अध्ययन मैंने न किया। मेरा शौक है किताब पढ़ना। भाई पढ़ूंगा नहीं तो जानूंगा कैसे कि क्या क्या नई चीजें हमें याद करनी है। जरूरी नहीं ना कि जो हम सोच रहे हैं वही सही है, दूसरे के विचारों को भी समझना पड़ेगा। एक अध्यापक कब आगे जाएगा? जब तक वो खुद पढ़ता रहेगा। अब मेरी आदत है पढ़ना, मेरी आदत है पढ़ना, मैं नहीं छोड़ता। जिस दिन मैं पढ़ना छोड़ दिया हंगामा हो जाएगा। कैसे? दिन भर पढ़ाना शुरू कर दूंगा यूट्यूब पे आके ना, आप भी पागल हो जाएंगे। जो सामने वाले लोग हैं कॉम्पिटिटर वो तो मैदान से भाग खड़े होंगे, ये कौन सा पागल आदमी दिन भर बोल रहा है। नहीं, मेरी आदत है, पता नहीं कम पढ़ाओ, ठीक पढ़ाओ, गला है खत्म हो जाएगा, ज़्यादा चिल्ला देंगे। उससे अच्छा है कि धीरे धीरे पूरा जीवन पढ़ाना, यही हमारा पैशन है, यही काम करना है, तो आराम से करते हैं, बच्चों को आनंद भी आए। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। पहला भक्ति काल में जाति कवि कहा गया तुलसीदास जी को। किसे कहा गया भैया? तुलसीदास जी को। हम भी हैरान थे, इसलिए हैरान थे, कभी इस तरह का कुछ मिला नहीं ना पढ़ने को। तो तुलसीदास को दोस्तों जाति कवि कहा जाता है। बहुत बढ़िया सवाल अपने आप में, परीक्षा में आए तो लोग भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन ये है सवाल, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। और तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं वो मुख्यतः दो भाषा में मिलती हैं। कुछ अवधी भाषा में मिलती है तो कुछ ब्रज भाषा में भी मिलती हैं। हाँ, अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में दोस्तों इन्होंने रचनाएं किया हुआ है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रचना किसी के मन में आ रहा है, लिख लो। रामचरितमानस सबसे प्रमुख रचना, जिसकी वजह से हम तुलसीदास का नमन करते हैं। रामचरितमानस और रामाज्ञा प्रश्नावली, जिसमें ज्योतिष के बारे में बताया, नहीं बताया। हनुमान बाहुक, बरवै रामायण, याद रखिए, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमानाष्टक, ये सब दोस्तों इन्हीं तुलसीदास की रचना का तो नाम है। तो 4-5 रचनाएं कम से कम आपके जबान में होना चाहिए, ठीक है। अगला दे रहा है कि तुलसीदास को काली काल का वाल्मीकि किसने कहा? यह भी नया सवाल। काली काल का वाल्मीकि हो, हमने तो अभ्रंश का वाल्मीकि पढ़ा था पीछे। क्या पढ़ा था? कल वाली क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो आपने पढ़ा होगा अभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। किसे कहा जाता है? स्वयंभू को, जिनकी रचना का नाम है पौम चरियू। क्या नाम है? पौम चरियू इनकी रचना का नाम है, आप जानते होंगे, ठीक है, स्वयंभू। इनको अभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। लेकिन ये काली काल का वाल्मीकि आपके लिए नया सवाल है। तुलसीदास को काली काल का वाल्मीकि कहा जाता है, सत्य है, लेकिन किसने कहा, सवाल ये पूछ रहा है। याद रखेगा, इनको नाभादास ने कहा है। सर नाभादास की तो प्रसिद्ध रचना का नाम है भक्तमाल। क्या नाम दोस्तों? इनकी प्रसिद्ध रचना है भक्तमाल, यही रचना है ना। तो इसको भी लगे हाथ हम कर रहे हैं, याद रखिए, क्या पता परीक्षा में पूछ ले, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और एक चीज और बताऊं, तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह भी कहा गया है, यह आपको नहीं पता होगा। जी हाँ, आज के बाद मत भूलिएगा, याद रखेंगे। तुलसीदास को क्या कहा गया है? तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह कहा गया है। क्या कहा गया है? रूपकों का बादशाह, ठीक है। तो कुछ चीजें आप नहीं जानते तो जानिए। भाई स्टडी 91 पर आए हैं, इतना समय दे रहे हैं, तो लोगों से एक्स्ट्रा आपको पता होना चाहिए, ये मेरा फर्ज बनता है, ठीक है। आगे बढ़िए। करा तुलसीदास ने किस काव्य की रचना, उस काव्य का नाम आपको बताना है जिसकी रचना तुलसीदास जी ने सूरदास के अनुकरण पर किया। उन्होंने सूरदास जी का अनुकरण किया है। हमने 2 दिन पहले बताया था कि सूरदास सबसे पुराने विद्यापति हैं, उसके बाद सूरदास हैं, उसके बाद तुलसीदास हैं। मैंने आपको क्रम बताया था, अच्छे से मुझे याद है, ठीक है। तो सूरदास जी के बाद तुलसीदास जी हैं। अगर बाद ना आते तो अनुकरण कैसे करते हैं? अरे भाई, जो आपसे बड़ा होगा आप उसी का तो अनुकरण करेंगे, जो आपके बाद पैदा होगा उसका अनुकरण कैसे करेंगे, ठीक है। तो अनुकरण किया है, और आपसे पूछ रहा है कि किस काव्य की रचना किया अनुकरण करके? तो गीतावली की रचना किया। किसकी रचना किया दोस्तों? यहां आपका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा गीतावली, ठीक है। गीतावली और कृष्ण गीतावली, ये दोनों तुलसीदास जी की रचना है। एक रचना गीतावली है और एक हम लोग पढ़ते हैं कृष्ण गीतावली, ठीक है। एक हम लोग पढ़ते हैं कृष्ण गीतावली, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये दोनों ही कृतियां किससे संबंधित हैं? तुलसीदास जी की है, और इसकी रचना उन्होंने सूरदास के अनुकरण पर किया है, यह आप याद रखेंगे। और यह एक तरह का मुक्तक काव्य है। क्या है दोस्तों? यह एक तरह का मुक्तक काव्य श्रेणी में आता है, यह तथ्य भी आप ध्यान में रखिएगा, कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा राम ध्यान मंजरी, ठीक है।
राम ध्यान मंजरी। अच्छा ध्यान दीजिएगा, दो रचनाएं यहां पर है, एक तो ध्यान मंजरी, एक तो ध्यान मंजरी और एक राम ध्यान मंजरी। ये दोनों अलग अलग कृतियों का नाम है, ठीक है। एक ध्यान मंजरी, एक राम ध्यान मंजरी, ये दोनों अलग अलग रचनाएं दोस्तों, और ये दोनों रचनाओं के लेखक एक ही व्यक्ति हैं और आपको बताना हो कौन है। तो इसके लेखक का नाम है, किसका ध्यान पहले ध्यान रखना, आगे का ध्यान रखना, पढ़ाया था अभी मैंने। तो स्वामी अग्रदास की रचना है। किसकी रचना है? यह स्वामी अग्रदास की रचना है दोस्तों। ध्यान मंजरी और राम ध्यान मंजरी दोनों याद रखेंगे। इसके अलावा उपदेश खां बावनी, ठीक है, वो भी इन्हीं की रचना है, ठीक है, लिख लीजिएगा, उपदेश खां बावनी, ठीक है, उपदेश खां बावनी। यह भी दोस्तों किसकी रचना है? यह भी दोस्तों हितोपदेश उपखान बावनी है ना, हितोपदेश उपखान बावनी, इसके ऊपर हितोपदेश लगा दीजिए, हितोपदेश उपखान बावनी, ठीक है, हितोपदेश उपखान बावनी। यह भी दोस्तों स्वामी अग्रदास की रचना का नाम है, इसे आप याद रखिएगा। अगला सवाल, करा कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक दोस्तों कौन है? कृष्ण, जैसे राम काव्य धारा है ना तुलसीदास जी, उसी तरह कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक के रूप में दोस्तों कौन जाने जाते हैं? तब जाना जाता है स्वामी वल्लभाचार्य जी को। किसे जाना जाता है? स्वामी वल्लभाचार्य, ठीक है, स्वामी वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का नाम सुना कि नहीं? नहीं सुना तो सुन लीजिए। और इन्होंने ही पुष्टि मार्ग की स्थापना किया था। एक सवाल आता है इनसे संबंधित कि बताइए पुष्टि मार्ग की स्थापना, पुष्टि मार्ग का संस्थापक किसे कहा जाता है? ठीक है, पुष्टि मार्ग की स्थापना दोस्तों किसने किया है? तो याद रखेगा, पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने ही किया है। और एक और आता दोस्तों शुद्धाद्वैतवाद का नाम सुना होगा ना, वो भी दोस्तों शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक ये कहे जाते हैं, शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है, द्वैतवाद के प्रवर्तक दोस्तों कौन कहे जाते हैं? ये वल्लभाचार्य ही तो कहे जाते हैं। प्लस ये कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं, प्लस कृष्ण काव्य धारा के भी प्रवर्तक हैं, यह भी आप ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पर आइए, करा वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। अगर ये इतने प्रमुख व्यक्ति हैं तो इनका एक दो ग्रंथ भी हमें याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। इनका प्रमुख ग्रंथ है, उसका नाम है अणुभाष्य। क्या है दोस्तों? अणुभाष्य। एक ही ग्रंथ है इनका जो मुझे याद है, ठीक है, हो सकता है और रचना इन्होंने किया हो, बट हमारी जानकारी में ही है अणुभाष्य। ये वल्लभाचार्य की रचना का नाम है अणुभाष्य। तो इस तथ्य को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे आ जाइए दोस्तों, अगला सवाल दे रहा है कि वल्लभाचार्य के शिष्य हैं कौन कौन दोस्तों? वल्लभाचार्य के शिष्य में आते हैं, तो वल्लभाचार्य के शिष्य में आएंगे तो जितने अष्टछाप वाले आप गिनते हैं ना, ये सब लोग दोस्तों आ जाते हैं। खास करके कुंभन दास, परमानंद दास, इन लोगों का नाम तो लिख ही लीजिए, ठीक है, कुंभन दास लिखते जाइए, कुंभन दास, देखिए नंद दास अलग हैं और परमानंद दास अलग हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, ये हो गए। और सबसे प्रमुख तो हम भूल ही गए, सूरदास, ठीक है, सूरदास, ये भी दोस्तों वल्लभाचार्य के ही शिष्य थे। अभी देखिए मैं आपको आगे जो है और बताता हूं। एक सवाल आता है परीक्षा में कि अष्टछाप की स्थापना किसने और कब किया? तो ये तो बच्चा जानता है कि अष्टछाप की स्थापना विट्ठल देव ने किया था, ठीक है, किसने किया था? विट्ठल स्वामी विट्ठल देव। अलग अलग रूप से इन्हें जाना जाता दोस्तों, ठीक है, कहीं विट्ठल नाथ मिलता है, कहीं विट्ठल स्वामी मिलता है, कहीं विट्ठल देव मिलता है। हम क्या माने? हम तो विट्ठल नाथ मानते हैं, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहली बात। और विट्ठल नाथ ने कब किया अष्टछाप की स्थापना? अष्टछाप वो तो पुष्टि मार्ग था, ये अष्टछाप है। अष्टछाप की स्थापना दोस्तों इन्होंने किया 1565 में। कब किया? 1565 ईस्वी में किया था, ठीक है। अष्ट से कुछ बात आ गया इतिहास में, बताऊं याद, ठीक है। एक सवाल आता दोस्तों, अष्ट दिग्गज किसके राज दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे? बताइए, अष्ट दिग्गज। तो ये सवाल आता परीक्षा में, तो बताइएगा राजा कृष्णदेव राय किसके राज दरबार में? राजा कृष्णदेव राय के राज दरबार में दोस्तों ये अष्ट दिग्गज रहते थे। एक सवाल और आता है परीक्षा में कि बताइए किसके राज दरबार में अष्ट प्रधान रहते थे? अष्ट प्रधान, तब क्या बताएंगे? याद रखिएगा, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज के राज दरबार में, शिवाजी महाराज के राज दरबार में दोस्तों क्या रहते थे? अष्ट प्रधान रहते थे। और अभी हम अष्टछाप की बात कर रहे हैं, ठीक है, सब अष्ट वाले इस वजह से याद रखेंगे। और बाकी हम लोग पढ़ते हैं नवरत्न किसके राज दरबार में दोस्तों नवरत्न रहा करते थे? तो दो जगह, एक तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में पहली बार नवरत्नों के बारे में बात किया गया है। चंद्रगुप्त
द्वितीय विक्रमादित्य, ठीक है। चलिए विक्रमादित्य लिख लीजिए, खुद ही समझ में आ जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय भी कर लीजिए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। एक और दूसरा याद रखेगा अकबर के राज दरबार में, ठीक है, नवरत्न रहते थे। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, कहीं कुछ पढ़ते समय कुछ नया मिल जाए तो और आपके लिए बेहतर है। आगे बढ़िए। करा अष्टछाप के कवि कहे जाते, कौन कौन अष्टछाप का कवि कहा जाता दोस्तों? तो आइए मैं आपको याद करा देता हूं। पहले लिखिएगा दोस्तों सूरदास, कुल 8 हैं। पहला लिखिएगा सूरदास, दूसरा लिखिएगा कुंभन दास, कुंभन दास, ठीक है। तीसरा लिखिएगा चतुर्भुज दास, चौथा लिखिएगा नंददास, अगला लिखिएगा परमानंद दास, छठवां लिखिएगा, छठवां दो तो स्वामी हो जाएंगे, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी। अभी 2 6 7 3 बच रहे हैं ना, 5 3 8। सूरदास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, नंददास, परमानंद दास। क्या छूट रहा भैया? ठीक है, कृष्णदास नहीं लिखा ना, मैं कृष्णदास नहीं लिखा हूं, कृष्णदास, कृष्णदास। ये 6 दास वाले हो गए। और लास्ट में 2 आप नोट कर लीजिए, लास्ट में 2 अलग पेन से कर दे रहा हूं। 7 नंबर पे गोविंद स्वामी और छीत स्वामी, गोविंद स्वामी नाम एक जैसा है ना इस वजह से। और 8वें नंबर पे लिख लीजिए छीत स्वामी, ठीक है। इसमें से कहीं से भी कुछ दे देता, पता क्या देता है? कौन अष्टछाप के कवि नहीं है। अब पता चला 3 हैं और एक कोई ऐसा नाम दे दिया जो नहीं है। अब बच्चा हैरान परेशान कि क्या हो गया, कैसे हो गया, कहां से आ गया। परेशान न होइए, आराम आराम से पढ़ते चलिए, सब आपको समझ में आए। कहीं कोई दिक्कत अभी? ये 8 को आपको याद करना पड़े। 6 दास वाले हैं, 2 स्वामी वाले हैं। इस तरह से आप समझेंगे तो याद हो जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। आगे बढ़िए। करा नंददास की रचना, ठीक है। नंददास भी दोस्तों अष्टछाप के कवि में गिने जाते हैं, है कि नहीं? अष्टछाप, अष्टछाप के कवियों में से एक, के कवियों में से एक कौन थे दोस्तों? नंददास भी थे। नंददास और परमानंद दास, हम लोगों ने दोनों लोग के बारे में बात किया। अभी हमसे पूछ रहा कि नंददास की रचना दोस्तों कौन सी है? तो बहुत सारी रचना है। एक रसमंजरी, जो आप जानते हैं, जो परीक्षा में खूब पूछा जाता है। क्या क्या पूछा जाता है? एक रसमंजरी से सवाल आता है, रसमंजरी, ठीक है। एक सवाल आता है अनेकार्थ मंजरी, दोनों इन्हीं की रचना है, रसमंजरी और अनेकार्थ मंजरी, ठीक है। ये दोनों पहले याद रखिएगा, रसमंजरी, अनेकार्थ मंजरी। और इसके अलावा सुदामा चरित, ये हम लोग कल भी पढ़े थे, सुदामा चरित, सुदामा चरित, ठीक है, सुदामा चरित। और एक लिखिएगा रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी, ठीक है, रास पंचाध्यायी। ये चारों रचनाएं नंददास की रचना है। और याद रखिएगा, सवाल बनता यहां से, तभी दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़िए। करा श्रृंगार और वात्सल्य रस, ये रसों का सम्राट, ठीक है। कहा जाता है कि सूरदास जी वात्सल्य रस का कोना कोना झांकाएं, ठीक है। वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए थे, कोना कोना झांक आए थे। मतलब ऐसा कुछ बचा ही नहीं था जो इनकी नजरों से ओझल हो गया। और सोचिए, बचपन से जन्मांध थे, हाँ, उसके बाद भी वात्सल्य रस का ऐसा अद्भुत वर्णन इन्होंने किया है कि इनको सम्राट कहा जाता है। इनके जैसा वर्णन आज तक किसी ने नहीं किया, तभी तो सम्राट है। नहीं कोई दूसरा नहीं आ जाता, इनको रिप्लेस कर लेता, ठीक है। तो याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए। करा सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? बहुत अच्छा सवाल है। सूरदास जी को, यह भी आपके लिए बिल्कुल नया सवाल होगा, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि दोस्तों किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें क्या कहा दोस्तों? इन्हें जीवनोत्सव का कवि कहा है। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि कहा है। यह तथ्य भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और विश्वास कीजिए, क्लास समाप्त हो गया। पर्याप्त सवाल दे रहा हूं, अगर आपको इतना याद हो जा रहा है ना, आप ये मत सोचो साहित्य बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है। मेरे साथ 10 दिन पढ़ लो साहित्य, आपको लगेगा सब घिसा पीटा सवाल है, नया सवाल मिलना बंद हो जाएगा जी। 10 दिन माने कम समझते हैं क्या? 10 दिन में अगर 30 सवाल रोज पढ़ाता हूं तो 10 दिन में कितना हो जाएगा? 300 सवाल। और आपको लगता है मैं केवल 30 सवाल पढ़ाता हूं? लगता है? किसी स्लाइड पे आ जाओ, आंख मूंद करके ऐसे मैं कर रहा हूं और ऐसे किसी स्लाइड पे दोस्तों ऐसे हाथ रख दे रहा हूं। लो देखो कितना सवाल इसमें मैंने बनाया, देखो यहां पे शेख तकी एक सवाल,
इनके माता पिता से दूसरा सवाल आता है, लहर तारा जहां जन्म स्थान है वहां तीसरा सवाल आता है, मगहर में मृत्यु हुई चौथा सवाल वहां से बनता है, ठीक है। कबीरदास किसके समकालीन थे, यहां से भी सवाल आता है। दादू दयाल से बार बार सवाल आता है, दादू दयाल के शिष्य से बार बार सवाल आता है, पलट के गुरु पूछ देता है वहां सवाल आता है, ठीक है। मलुकदास से सवाल आता है, इनकी पंक्ति से सवाल आता है, ठीक है। तो नाम है कि 3 ही सवाल, लेकिन आप गिनती करोगे तो 5-6 सवाल यहां मिल जाएंगे। उसी तरह नाम है कि हम केवल कितना सवाल देख रहे हैं दोस्तों, हम तो केवल 30 सवाल पढ़ रहे हैं, ये नाम है। आपने कम से कम आज की क्लास में 50+ सवाल पढ़ा, पर्याप्त है 50+। भाई दिमाग में जाना भी चाहिए, याद भी होना चाहिए ना, इतना सवाल आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है। और आप विश्वास कीजिए, आप तो वैसे मुझे हिंदी के लिए जानते हैं, लेकिन एक मौका दीजिए और आप हमारे जीएस के बैच को देखिए, एक बार डेमो देखिए, गजब का बैच है। मैंने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि कोई भी बच्चा जब पढ़ाई लिखाई करने आए ना, तो वो अपने जीवन में एक विषय को सिर्फ एक बार पढ़े, बार बार नहीं कि आज इसकी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पढ़ लें, कल उसकी तैयारी कर रहे हैं फिर से पढ़ लें। अरे कब तक फिर से पढ़ते रहोगे। और आप जानते हैं हर बच्चे के पास सबसे बड़ी समस्या है कि सर पूरा कौन पढ़ाए, किसी किताब में भी नहीं मिलेगा आपको। तो मैंने इसीलिए स्पेशल छोटा छोटा बैच बना के रखा है। आप आइए, बैच का डेमो देखिए, पसंद आए तो ज्वाइन कीजिएगा, नहीं पसंद आए कोई बात नहीं। और हिंदी का विषय ज्वाइन करना है बैच, तो हिंदी के लिए सुपर सेलिंग बैच है, इसे ज्वाइन कर लीजिए। टीजीटी पीजीटी के लिए एक अलग से मैं स्पेशल बैच बना रहा हूँ, ठीक है। आप अगर आग्रह करेंगे कि ये पढ़ाने का तरीका अच्छा है तो इसी तरीके से दोस्तों उसमें क्लास दी जाएगी। अगर एक बार आप आग्रह करेंगे तो ऐसे ही, और सवाल जवाब के माध्यम से पढ़िए तो सबसे ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। क्योंकि सीधा सवाल आता है ना, और 4 ऑप्शन भूल जाइए। 4 ऑप्शन अगर आपने सामने रखा तो दिमाग कंफ्यूजन में रहेगा हमेशा। क्यों? 3 तो फालतू रहेंगे ना। आप समझो मैंने कोई सवाल दिया, उसका 4 ऑप्शन दे दिया, तो यार 3 तो उत्तर है ही नहीं ना, तो फालतू में आपका दिमाग को लोड पड़ता है उस पर। उससे अच्छा जो सही है आप वो याद रखिए, जो सही है आप उस पर ध्यान दीजिए, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आप मेरे साथ जुड़िए, खाली समझाना, पढ़ाना, सिखाना, याद करना वो मेरी जिम्मेदारी है। बस आप आना चाहते हैं तो बताइए, ठीक है। बीपीएससी के लिए बैच आ चुका है, आप चाहें तो ज्वाइन कर लीजिए। जैसा भी रहे मुझे कमेंट करके दोस्तों आप जरूर बताइएगा इस क्लास के बाद, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।